बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, सदर सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन अकील अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है और इस केस में ख़ास तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर है। वो क्या खबर है, वो तफसीलात रखेंगे। आदिल बाज़ाई के हवाले से कोयटा से उम्मीदवार थे जिन्हें डी सीट किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। अकील भाई, केस क्या था, मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने क्या आज फैसला दिया? देखें, आदिल बाज़ाई NA 262 से एज ए आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में जीते थे, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब उसके बाद आदिल बाज़ाई ने कौमी असम्बली में जब बहुत सारे फाइनेंस बिल आए, 26वीं आईनी तरमीम आई, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन आया, तो उनकी जानिब से मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया गया। उस पर नवाज शरीफ की जानिब से आदिल बाज़ाई के ख़िलाफ़ 21 नवंबर को जो है वो रेफरेंस भेज दिया गया और रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली से होता हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंचा। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ाई ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से एफिडेविट जो है वो जमा करवाया गया है इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ाई के नून लीग को ज्वाइन करने का, वो गलत है, उस पर उनके दस्तखत नहीं किए गए। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला करते हुए उन्हें डी सीट कर दिया और नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ था या नवाज शरीफ का जो लेटर था उसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया। अब उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। 2 रोज़ पहले उन्होंने इस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। आज जब इस मुकदमे की समाअत हुई तो इसमें जो सबसे दिलचस्प बात थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुझे लग रहा है कि फ़ैसला उस पर आएगा, क्योंकि अभी रिटर्न जजमेंट तो आई नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बार बार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल किया गया कि आदिल बाज़ाई ने दिए गए नोटिफिकेशन को या दिए गए जो बयानी हल्फी था उसको कंट्राडिक्ट कर दिया कि ये मेरे दस्तखत नहीं हैं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने उसकी तस्दीक करवाए बग़ैर जो है वो फ़ैसला दे दिया है। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार कहाँ से आया कि बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन उस जो है एफिडेविट को उसको जांचता, उसकी तहकीक करता, उस पर पूरी इंक्वायरी करता, तो उन्होंने किस इख्तियार के तहत इस नोटिफिकेशन को दुरुस्त करार दे दिया। जजेस की जानिब से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन भी इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से दी गई। मसलन जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार कहाँ से आया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A(4) का हवाला दिया, जिसको अदालत ने बज़ाहिर तस्लीम नहीं किया। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन आदिल बाज़ाई के वकील का ये कहना था कि जब उन्हें इस कार्रवाई का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने सिविल कोर्ट से स्टे ले लिया। फिर उसके अलावा उन्होंने एक कोई मजिस्ट्रेट की कोई रिपोर्ट थी, उस पर भी उनकी जानिब से जो है वो रिलाई किया गया कि जनाब ये रिपोर्ट भी थी। तो जस्टिस आयशा मलिक ने इस पर इलेक्शन कमीशन को जो है वो सख्त, हम कह लें कि अल्फाज में लताड़ के रख दिया कि भाई आपने ना सिविल कोर्ट के हुक्म को माना, सिविल कोर्ट ने उस डिक्लेरेशन के ऊपर स्टे दे दिया था, और फिर जो मजिस्ट्रेट का जो कार्रवाई थी आपने उसको भी नहीं माना। तो इलेक्शन कमीशन ऐसा कैसे कर सकता है कि 2 अदालतों के या 2 ऑर्डर्स हों, उन ऑर्डर्स को इलेक्शन कमीशन बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दे और जो एक सियासी जमात का जो डिक्लेरेशन था उसको दुरुस्त मान लिया गया। फिर उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब बस साहब का लेटर आ गया है तो इस लेटर को दुरुस्त मान लिया जाए। तो ये साहब नवाज शरीफ साहब को कहा है, वैसे साहब यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब को कहा। फिर जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी, उन दोनों की जानिब से ये चीज़ भी सामने आई कि मामले में कैसे इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बग़ैर इंक्वायरी के ये फ़ैसला कर दिया, और फिर साथ साथ ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले जिसका भी ये जाली बयानी हल्फी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया, चाहे वो आदिल बाज़ाई हो चाहे वो नवाज शरीफ हो, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब ये है कि अगर ये जो एफिडेविट दिया गया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से, अगर ये गलत साबित होता है तो फिर ये एक्शन नवाज शरीफ के खिलाफ होगा, क्योंकि पार्टी सरबराह हैं, अदालत का यही कहना है।
अच्छा अकील भाई, यकीनन एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही थी इस एफिडेविट के ज़रिए कि उन्होंने हमारे साथ शमूलियत की, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की, और आपने भी जिस तरह बताया, अदालत में भी बताया गया कि चाहे वो फिनांस बिल्स होंगे या 26वीं आईनी तरमीम, उस तमाम तर मामले पर उन्होंने वोटिंग नहीं की। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने एफिडेविट भिजवाया और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई स्पीकर को लेटर भेज के। तो इस मामले पर जो आदिल बाज़ाई हैं, क्या वो आज़ाद लड़कर आए थे और उन्होंने किस पार्टी में शमूलियत, उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, आदिल बाज़ई का तो ये कहना है कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो उम्मीदवार थे, उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया गया तो उन्होंने आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि उन्होंने आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अब इब्रार साहब, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं और आज आ गया दिसंबर, आलमोस्ट नवंबर को उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। ये तकरीबन 7 से 8 महीने हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि अगर आदिल बाज़ई को हमने जब नोटिफाई किया नून लीग के उम्मीदवार के तौर पर, तो आदिल बाज़ई को चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन में राब्ता करता और कहता कि भाई मैं नून लीग का नहीं हूँ, मुझे उसके खाते में क्यों डाल रहे हैं। उन्होंने कहा जी 7 से 8 महीने इन्होंने खामोशी इख्तियार की है अपने आप को नून लीग से ज्वाइन करवाने के लिए। तो इस वजह से इस एक बुनियाद काफ़ी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, उनको डीनोटिफाई करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका ये मौक़िफ़ नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 महीने बाद सही, 8 महीने बाद सही, अगर उसने आकर कंट्राडिक्ट कर दिया था तो आपको फिर उसकी वेरिफिकेशन करवानी चाहिए थी। अच्छा, वैसे अकील भाई, थोड़ा सा तासुर ये भी लग रहा था इस केस के ऊपर कि मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, तो इन दोनों का आपको पता है मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले पर। तो आज समाअत के दौरान कहीं कोई मखसूस नशिस्तों के मामले पर कोई बात हुई? गुज़िश्ता समाअत पर हमने देखा था थोड़ा सा नोक जोक भी हुई थी उस मामले के ऊपर, थोड़ा सा मंसूर शाह साहब ने छेड़ने की कोशिश भी की थी। नहीं, मखसूस नशिस्तों पर तो उस तरह बात नहीं हुई। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब जस्टिस आयशा बार बार सवाल कर रही थी तो उन्होंने उस पर जस्टिस आयशा के हवाले से बात करते हुए कहा कि माय लॉर्ड, शी हैज़ 2 कैप्स एज शी इज़ अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, तो जिस पर जस्टिस आयशा ने कहा कि माय 1 कैप इज़ इन पार्क नाउ, मतलब वो एक कैप मैंने एक साइड पे रखी हुई है, उसकी अभी बात ना करें। लेकिन वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बात कर दी बहरहाल। और दूसरी बात, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर, मैं क्योंकि उस बेंच में मौजूद था, मुझे ये तासुर ज़रूर गया कि इसकी एक आधी हेयरिंग और हो सकती थी, क्योंकि नवाज शरीफ के वकील ने हार्डली 5-7 मिनट 10 मिनट आर्गूमेंट्स किए होंगे। और फिर दूसरी बात, वो उनकी जानिब से बार बार ये कहा गया कि मैं अपनी रिटर्न सबमिशंस अदालत में देना चाहता हूँ। तो ऐसी कोई जल्दी थी नहीं, जिस तरह हम मखसूस नशिस्तों के मामले में भी बात कर रहे थे कि जस्टिस मंसूर ने बड़ा जल्द में उस पर जो है वो हुक्म इम्तनाई जारी किया था। इसी तरह आज मुझे लगा है कि थोड़ी सी टाइम 1-2 हेयरिंग्स मिल सकती थी। वकील भाई, आप जो बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के वकील जो हैं उनको तो बार बार जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से सवालात पूछे गए, तो वो तो सवाल के जवाब ही नहीं दे रहे थे, वो तो इधर उधर की कहानी कर रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि आपसे जो हम सवाल पूछें आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप हमारी ही बात पे एग्री करें, जी ऐसा होना चाहिए था। तो क्या फिर नून लीग के जो वकील हैं उनके पास भी कोई ऐसा मटेरियल नहीं था या फिर तैयारी नहीं थी? देखिए, मेरी बात सुने, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अदालत ने जहाँ से पकड़ा था ना, उस पर आप कह सकते हैं कि उस पर कानून जो है वो क्लियर नहीं है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को और नून लीग के वकील को इस चीज़ पर पकड़ा है कि जनाब आप हमें वो इख्तियार बता दें कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में इंक्वायरी कर सकता था। अब आइन के आर्टिकल में ये तो कहा गया कि ये मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा और इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला करेगा, लेकिन उसमें इंक्वायरी का इख्तियार नहीं दिया गया। ठीक है ना। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मसलन 199 के तहत हाई कोर्ट्स के पास हर इख्तियार नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट 199 के तहत हर इख्तियार अज्यूम कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) में बहुत सारे इख्तियार लिखे नहीं गए थे कि ये इख्तियार है, लेकिन वो हर इख्तियार अज्यूम करती रही। सुप्रीम कोर्ट ने डैम भी बना दिए उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने जनाब उसके ऊपर जो है वो दिगर अपने काम भी कर लिए, शराब की बोतल पे भी 100 मोटो ले लिए। नहीं वैसे तो नहीं, अब बात सुने ना, तो अब मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक बार बार एक चीज़ पकड़े थे कि हमें ये बता दें कि ये इलेक्शन कमीशन के पास ये इंक्वायरी का इख्तियार कहाँ से आया। भाई, जब मामला एक आइन में लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा, पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ करने का मामला, तो फिर जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन ही कार्रवाई करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई के लिए उसको मामला सिविल कोर्ट को भिजवा दे। अकील भाई, सवाल पूछा गया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहिबा की जानिब से कि जो मेंबर हैं आदिल बाज़ई साहब, उनसे इलेक्शन कमीशन ने या स्पीकर कौमी असम्बली ने पूछा नहीं, इंक्वायरी नहीं की गई उसके हवाले से, और फिर उनकी आवाम का राय था जैसे अकील अब्बासी साहब ने कहा।
तो क्या ये वाकई एक मुंतखब मेंबर असम्बली हैं, उसकी मर्ज़ी है वो किसी पार्टी में भी शमूलियत करे, तो क्या इस मामले पर यकीनन क्या इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए थी? बदनीयती नहीं थी इस पर फिर इलेक्शन कमीशन की? नहीं, करनी चाहिए थी लेकिन ना आप ये भी तो देखें ना कि सच्चा है या झूठा, इस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, तो आप ये भी तो देखें ना, तो 8 महीने आदिल बाज़ई यहाँ तो ये आके कह देते कि जनाब मुझे तो पता नहीं था कि 8 महीने में इलेक्शन कमीशन में मैं नून लीग के कागजों में था। वो 8 महीने में 8 महीने फराहम ही नहीं किया। 8 महीने नहीं, इलेक्शन मुझे पता था, आपको पता था, इलेक्शन कमीशन के हर रिपोर्टर को पता था। ये उसी तरह की बात है ना, जिस तरह कल हामिद खान को नहीं पता था कि उसका मुकदमा लग गया, लेकिन सारी दुनिया को पता था। जाने ना जाने तू ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। हामिद खान साहब की जो गलती, तो इसी तरह आदिल बाज़ई अब 8 महीने के बाद आके कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं नून लीग में शामिल था। असेंबली में जो आदिल बाज़ई हैं वो अपोजिशन बेंचों में बैठते थे या असेंबली में हुकूमती बेंचों में? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इस पर मैं सेटिस्फाई करता हूँ ना। मेरी बात सुने, देखें, मैं अगर फ़र्ज़ करता हूँ मैं रुकने या आप रुकने असम्बली हैं नून लीग के, हाँ, नून लीग 50 बिल लाती है, 50 कवानीन लाती है, 50 तरामीम लाती है। आप हो सकता है उनमें से 40 पे एग्री करें, 10 पे कहें कि जनाब मैं एग्री नहीं हूँ। सुन ले मेरी बात। और ये भी हो सकता है कि आप किसी पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करके आप प्रेसिडेंट को कह दें कि जनाब मैं आपकी इस पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहा हूँ, मैं आज से अपोजिशन बेंचों में बैठूंगा। तो अपोजिशन बेंच सुन तो लेना, अपोजिशन बेंचेस पर बैठने से कभी भी किसी को डी नोटिफाई या डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। डी नोटिफाई डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ख़ास 3 चीज़ें हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो, या फाइनेंस बिल हो, या अमेंडमेंट हो। ये 4 चीज़ें हैं जिस पर डी नोटिफाइड होता है कोई भी पार्लियामेंट मेंबर अगर अपनी पार्टी से इनहराफ करता है। इस बात पर उसको डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता कि वो अपोजिशन पर बेंचों में बैठ रहा है। इस बात पर उसको डी नोटिफाई नहीं किया जा रहा कि उसने कभी भी किसी बिल में हमायत नहीं की। सिर्फ 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आइन कहता है डी नोटिफाई। जब वो 4 चीज़ें हो गई तो उसके बाद नून लीग ने भेज दिया। वैसे आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट तकरीबन मुझे अंदाज़ा है तकरीबन 15-20 साल से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। मंसूर शाह साहब का और आयशा मलिक साहिबा और अकील अब्बासी साहब का आज का फैसला क्या समझते हैं कि वो फिर उस पर मबनी तो नहीं है? नहीं, देखें मेरी बात सुने, मैं वही बात करूँगा कि जिस तरह मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था ना, वो फ़ैसला आज वाला जो फ़ैसला है ना, शायद यही फ़ैसला आ सकता था या इससे कोई लेकिन इसका तरीक़ाकार बेहतर इख्तियार किया जा सकता था। वैसे जिस तरह से नून लीग की हिमायत में फैसला आ जाए तो तरीक़ाकार नहीं आता है, लेकिन अगर पीटीआई की हिमायत में आ जाए तो वो तरीक़ाकार ढूंढ नहीं, तो हम फिर तरीक़ाकार ढूंढते हैं ना उसमें भी। आप मुझे बताएं कि नून लीग की हिमायत में कौन सा फैसला आया है जो तरीक़ाकार से हट के आया? नहीं, आप देखें ना, तो आप फिर ये बता दें अगर ये बयान हल्फी गलत साबित हुई तो नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी होगी, वो तो इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन करेगा ना। हाँ, तो पहले तो गलत साबित तो करें ना आप। गलत एक बंदा कह रहा है मैंने दी नहीं, आप कहते हैं मैंने बयान हल्फी दी ही नहीं है। अगर वो कह रहे कि मेरा जाली दस्तखत करवाया गया, मेरा दस्तखत ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर जाहिर बात है, फिर अगर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए, इसमें कौन सी बात है। अच्छा, चलें देखते हैं ये तो क्या मामला होता है। अकील साहब हमारे साथ मौजूद है। वैसे थोड़े से कड़वे सवाल ज़रूर करता हूँ क्योंकि तो अकील साहब जो है ना कुछ ज़्यादा ही हुकूमती हिमायत पे जो है व्लॉग करते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा छेड़ लेते हैं। तो ये आदिल बाज़ई के हवाले से थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी खुशखबरी थी और ख़ास तौर पे इस केस का जो फैसले के जो असरात होने हैं वो नवाज शरीफ, क्योंकि बतौर पार्टी सरबराह उन्होंने ये डिक्लेरेशन जो है वो बयान हल्फी एक कौमी असम्बली को स्पीकर को भेजा, फिर उसने इलेक्शन कमीशन को भेजा, उसके बाद आदिल बाज़ई को डी सीट किया गया। अगर ये मामला नेगेटिव चला जाता है तो फिर नवाज शरीफ के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है और मुमकिन है कि नवाज शरीफ जो 62(1)(f) का मामला है या कुछ और मामला हैं, आपको पता है जिसमें माजी में भी वो भुगत चुके हैं, शायद इस तरह के मामला वो भुगत सकते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। इसके जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो तफसीली फ़ैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी क्या लिखते हैं उसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।